हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब तो नवंबर भी खत्म हो चुका है, दिसंबर का मंथ शुरू है। टुडे द 1 दिसंबर 2024। आपके एग्जाम पास आ रहे हैं, चाहे वो नीट का हो, आईटी मेंस अभी जनवरी में ही लगा हुआ है, बहुत कम समय बचा है और एडवांस के लिए भी थोड़ा समय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। जीरो से लेकर के शून्य से शिखर तक इसके बारे में बात करेंगे। छोटे छोटे वीडियो डालूंगा। तो पहले वीडियो में इसमें आपको बताने जा रहा हूँ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट बॉडीज। पॉइंट मासेस के सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट किया जाए। फिर इसके बाद दूसरा वीडियो हमारा आएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज। उस रिजिड बॉडीज में सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करना है, और उसके साथ साथ फिर हम उसमें कैलकुलेशन के बाद आपको बताएंगे कि कैसे हम रिजिड बॉडीज में कोई पार्ट ऐड करें, रिमूव करें। तो एक तीसरे वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। छोटे छोटे वीडियो देता हूं जिससे कि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस पार्ट को पढ़ना है, कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है, उस अकॉर्डिंग वो उतने में ही देख पाए, उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज। और जैसा कि आप देख रहे हैं सामने भी एक सेंटर ऑफ मास का एग्जांपल है। ऐसे आपने बहुत से डेकोरेटिव आइटम्स देखे होंगे जिसमें कि एक बर्ड है और बर्ड एक फिक्स पॉइंट पे उसका सेंटर ऑफ मास आ जाता है। तो मैंने वही यहाँ पे लगाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट बॉडीज। तो फर्स्ट स्टार्ट विथ सेंटर ऑफ मास। शॉर्ट में इसको COM लिख लूं, सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले समझते हैं सेंटर ऑफ मास होता क्या है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास वैसे रिजिड बॉडीज के रेफरेंस बताऊं या एक पॉइंट मास के सिस्टम के रेफरेंस बताऊं तो सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का, या इट मे बी आउटसाइड द बॉडी आल्सो, तो सेंटर ऑफ मास बट उसके रीजन्स पे होगा, ये बात कंफर्म है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज दैट फिक्स पॉइंट एट विच टोटल मास ऑफ द बॉडी एज्यूम टू बी सेंटर। सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है जिसमें बॉडी का टोटल मास सेंटर्ड माना जा सकता है। यानी कि पूरी बॉडी को अगर मुझे पॉइंट मास बनाना हो, यानी जिसका कोई शेप एंड साइज नहीं होता, तो पूरे सिस्टम को n पार्टिकल का सिस्टम है, उसको एक पार्टिकल बना करके टोटल मास वहीं पे रखा जाए, तो जिस पॉइंट को चूज किया जाएगा वही पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। तो आप ये कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज दैट पॉइंट एट विच टोटल मास ऑफ द बॉडी एज्यूम टू बी सेंटर्ड। एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है जिसमें बॉडी के टोटल मास को सेंटर्ड माना जा सकता है। यानी पूरी बॉडी, मान लो एक स्फीयर है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो आप सोचिए एक स्फीयर को पूरा कंप्रेस कर दिया जाए, एक पॉइंट पे पूरा उसका मास आ जाए, तो पॉइंट कहां आएगा, स्फीयर के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। तो ऐसे मोस्ट ऑफ केसेस में जहां यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं तो सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास इज दैट फिक्स पॉइंट at which total mass of body assume to be centered। एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है जिसपे बॉडी का टोटल मास सेंटर्ड माना जा सकता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको। इट मे और मे बी आउटसाइड द बॉडी। जैसे रिंग वगैरह के केसेस होते हैं, तो रिंग का मटेरियल साइड वाइज फैला होता है और उसका सेंटर उस मटेरियल रीजन में नहीं होता है। सेमी सर्कुलर रिंग ले लीजिए, उसमें भी ऐसा होगा। स्पेरिकल सेल लीजिए, हॉलो बॉडीज होंगी, उनमें भी उनके वैक्यूम इनसाइड रीजन पर ही होगा रीजन के अंदर ही, लेकिन बॉडी पर नहीं होगा। ठीक है, मे बी आउटसाइड, मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ केस में बॉडी पे होता है। दूसरा है सेंटर ऑफ मास। आपको जब कैलकुलेट करना हो तो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बहुत से केसेस में, मोस्ट ऑफ केसेस में आपके सिलेबस में जो चीजें आएंगी उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, वेरिएबल नहीं होगा। तो मोस्ट ऑफ केसेस इट इज
ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ बॉडी। मैं स्टार बना दे रहा हूं। मोस्ट ऑफ केसेस में इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ बॉडी। बहुत से केसेस में जैसे सॉलिड स्फीयर हो, रिंग हो, डिस्क हो, इनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास होता है। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट होता है दो पॉइंट्स को लेकर के, सर एक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास COM और एक टर्म होता है COG, इट मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आखिर इसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भी 10+2 के एग्जाम है, लगभग 95% में मास डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होता है और आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो उसमें लोड यानी कि वेट लगाएगा, फील कराएगा, दोनों की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो 95% केसेस ऐसे आपको मिलेंगे जहां पे सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। वैसे मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर मैं आपकी बात करूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट at which total gravitational force acts। किसी बॉडी का वो फिक्स पॉइंट जिस पर बॉडी के टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स को लगते हुए एक्ट होते हुए माना जा सकता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। और सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन मैं ऊपर लिख चुका हूं। 95% में दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं बता दूं कब कब इक्वल होते हैं, कुछ पॉइंट वाइज यहां आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ये दोनों कब कब इक्वल होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए। लेट सपोज पहला केस है, फर्स्ट पॉइंट, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, जैसे यूनिफॉर्म रॉड, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसका लेंथ L है, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो ये है यहां पर, दिस वन इज ज्योमेट्रिकल सेंटर C। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर है यानी कि मिड पॉइंट है। तो अगर इसका मास यूनिफॉर्म है, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसका यूनिफॉर्म है तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होगा, C पॉइंट ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब दूसरा पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे पता करेंगे, इसका क्या होगा? तो आप ऐसा कर सकते हैं, बॉडी के ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़े मान लीजिए, लेट अस सपोज DM, और आइडेंटिकल पीसेस ले लीजिए ऐसे, हर एक आइडेंटिकल पीस को मान लीजिए, हर एक का मास DM है, तो हर एक पे एक फोर्स लगेगा DM इंटू G, ग्रेविटी। हम मान लेते हैं यहां से यहां तक बॉडी के एक एंड से दूसरे एंड तक जो ग्रेविटी है वो भी यूनिफॉर्म है, यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, G कांस्टेंट है। तो एक सेंटर ऑफ मास तो ज्योमेट्रिकल सेंटर हो जाएगा C पॉइंट पर ही, इफ ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म, इट मींस कांस्टेंट एवरीवेयर इन ऑल द सेक्शंस ऑफ दिस रॉड। तो हर एक सेम DM मास में सेम लेंथ का मास DM होगा और उस पर फोर्स DM इंटू G लगेगा। ऐसे लॉट ऑफ सेक्शंस होंगे, सब पे ऐसे लगेगा। तो इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होगा वो इस पॉइंट से पास होते हुए माना जा सकता है। दिस वन इज FG, ग्रेविटेशनल फोर्स नेट। आप देख रहे हैं इसके लेफ्ट में जितने फोर्स होंगे राइट में उतने हो, तो उसका रिजल्टेंट इस पॉइंट से होते हुए माना जा सकता है। तो इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। तो C पॉइंट ही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। तो ये कंडीशन है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ग्रेविटी भी बॉडी में यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों ही सेम पॉइंट होंगे और ये बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। ठीक है, अब कुछ कंडीशन देख लेते, दूसरी 3 कंडीशन मैं यहां बताता हूं। सेकंड कंडीशन, रॉड ये है, ठीक है, अब यहां से यहां तक मास इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है
यानी कि अगर मैं देखूं तो यहां पे कुछ सेक्शंस ले लूं, ये आपके पास dx लेंथ का मास है, तो यहां पे dm इंटू जी होगा। लगातार हर अगले सेक्शन का मास बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ता चला जाएगा, फोर्स लगातार बढ़ता चला, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो सेम लेंथ का मास जो होगा वो कुछ बढ़ता चला, इसको dm1 कहते हैं, dm2 कहते हैं। तो सेम सेक्शंस लेंगे, उनके मास बढ़ते चले जाएंगे, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता चला जाए। तो अब आप क्लियर है, यहां पे इस एंड पे मास सबसे कम है, सेम लेंथ पे, यानी लीनियर मास डेंसिटी लेमडा जो है इंक्रीज हो रहा है। मास ना कहिए, लीनियर मास डेंसिटी कह दीजिए, लेमडा इंक्रीज हो रहा है। तो यूनिट मास लेंथ पे जो मास आएगा वो बढ़ता चला जाएगा, बट जी इज कांस्टेंट। पूरे में जी जो है वो कांस्टेंट है, पूरे में जी कांस्टेंट है। तो आप देखेंगे जी कांस्टेंट है, बट लीनियर मास डेंसिटी इंक्रीज हुई है। तो आप देखेंगे ये पहले सेक्शन में सबसे कम फोर्स होगा, लास्ट वाले में लीनियर मास डेंसिटी ज्यादा है तो सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो आप देखें ढेर सारे फोर्स है छोटे से बड़े तक, तो इनका रिजल्टेंट टॉप मिड पॉइंट पे नहीं आना, इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं हैवी फोर्स के पास होगा। अब पता है किसी बॉडी में कई फोर्स लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट हैवी फोर्स यानी जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसके पास से गुजरता है। तो अब यहां कहीं ये पॉइंट इसका सी था, इसको हटा के यहां मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, दिस वन, ये। तो सपोज इस पॉइंट को O को कह दिया, तो यहां पे O पॉइंट जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यानी वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर नहीं होगा, ठीक है। अब क्योंकि यहां से लेकर वहां तक लीनियर मास डेंसिटी बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं इनके कैलकुलेशन में मैं आपको रिजिड बॉडी में बताऊंगा, तो O पॉइंट ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आएगा, सेंटर ऑफ मास भी आएगा। तो इस केस में भी दोनों ही सेम पॉइंट होंगे, बट दिस इज नॉट सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये पॉइंट ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं, ज्योमेट्रिकल सेंटर O है, जबकि सॉरी C है, जबकि इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट पर है। तो आपने देखा मास डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाने से भी इस केस में पर्टिकुलर आप देख पा रहे हैं सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम आ गया। अब एक तीसरा पॉइंट लेते हैं। अब इस पॉइंट में मैं आपको ऐसा पॉइंट दिखाऊंगा जिसमें आपको सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग पॉइंट होंगे। तो चलिए उस पॉइंट को देख लेते हैं। ये एक रॉड है हमारे पास, यहां से यहां तक G इंक्रीज कर गया, रॉड के एक एंड से दो सेंट तक जाते जाते G की वैल्यू बढ़ गई, बट मास यानी कि लेमडा इसका था, लेमडा तो लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट थी, कांस्टेंट थी। अगर लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट थी तो अब यहां पर भी छोटे छोटे पीसेस ले लेते हैं। सपोज ये देखिए, तो हर पीस का मास तो सेम होगा, हर पीस का मास dm, सबका मास dm होगा, dm dm आप देख पा रहे हैं। ऊपर जैसे हर पीस का मास dm1 dm2 dm3 और ये dmn लिख देते हैं, कुछ मास अलग अलग था। यहां पे सेम लेंथ के सेम एलिमेंट ले रहे हैं तो इन सबके मास अभी भी सेम आएंगे, dm, इसका भी dm, सारे मास सेम आएंगे। तो अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है यानी कि लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है, तो उस केस में जो इसका C पॉइंट होगा, C पॉइंट ही आपका सेंटर ऑफ मास बनेगा, यानी कि ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। लेकिन अब मैं बात करूं इस पे, हर एलिमेंट के मास सेम है बट एक एंड से दूसरे तक ग्रेविटी बढ़ती जा रही है। तो अब आप देखेंगे इसका मास फोर्स होगा dm इंटू G1, यहाँ पे ग्रेविटी वैल्यू G1 होगी, यहाँ पे ग्रेविटी वैल्यू इंक्रीज होगी dm इंटू G2 होगी, ऐसे dm इंटू Gn होगी। तो अब आप देखें पहले यहां पे सबकी ग्रेविटी सेम थी तो सेम एलिमेंट के मास बढ़ते गए थे, इस कारण से ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया था। अब यहां पर सबके मास सेम है बट ग्रेविटी इंक्रीज होती जा रही है, इससे सबका ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर पे गया, कुछ ऐसे चला जाएगा इस टाइप से। इसको और बड़ा बना देते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो अभी भी इनका रिजल्टेंट फोर्स तो मिड पॉइंट पे तो नहीं आएगा, रिजल्टेंट फोर्स कहीं राइट साइड होगा, क्योंकि कई फोर्स जब लगेंगे तो हैवी फोर्स के पास उनका रिजल्टेंट शिफ्ट होगा। तो अब आपके पास ये पॉइंट जो O होगा, तो O पॉइंट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस केस में देखें बोथ आर नॉट सेम पॉइंट, तो एकमात्र ऐसा ही केस होता है जिसमें सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होती है, उसमें ग्रेविटी का वैल्यू होना जरूरी है।
बॉडी के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन जब तक जाते हैं ग्रेविटी वेरी होगी, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वेरी हो रही है तो अलग दिख रहा है। कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं जहाँ पे इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हो गई, पहले यहाँ से इंक्रीज को तो फिर डिक्रीज को तो वेरी कर रहे हैं, तो भी सेंटर ऑफ मास मिड पे आ जाता है। वो कई वेराइटीज हो सकती हैं, बट इसका कोई कैलकुलेशन आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट अर्थ सरफेस पर है, और अर्थ सरफेस पे थोड़ी बहुत लेंथ है 10, 20, 50 मीटर में, इसमें ग्रेविटी वेरी नहीं करती। हाँ, इसमें वेरी कर जाएगी अगर ये आपकी रॉड की लेंथ अर्थ की रेडियस के कंपेरेबल हो। लगा दी डायमीटर के बराबर अर्थ की रेडियस, डायमीटर के बराबर 12,800 किलोमीटर ले लीजिए, आप देखेंगे एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक ग्रेविटी वेरी कर जाएगी, तो सेंटर ऑफ मास कहीं अलग होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं अलग होगी। तो ये ऐसे पॉइंट है, तो डोंट बी कंफ्यूज, ये वेरी करने वाला केस आपके में बिलोंग नहीं करे, चाहे आईआईटी मेंस हो चाहे एडवांस हो। बस कॉन्सेप्चुअल आपसे पूछा जा सकता है कब कब ये अलग होंगे, तो मैंने आपने कॉन्सेप्चुअल बता दिया। 3 केस है, जिसमें लास्ट वाले केस में जिसमें जी वेरी करेगा किसी भी तरीके से, मैंने इंक्रीजिंग लिख दिया है। अगर जी वेरी करता है और बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या वेरी भी करे, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं। मैंने पहले बता दिया है, हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है ग्रेविटी का वेरिएशन कैसा है, कई बार सेम भी मिल जाते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे कि सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो सकते हैं। बाकी ऊपर वाले 2 केस में आप देखें मास भी यूनिफॉर्म है, ग्रेविटी भी यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम पॉइंट होंगे जो कि ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। ग्रेविटी यूनिफॉर्म थी बट लीनियर मास डेंसिटी इंक्रीज हुई है, तो उस केस में भी सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम पॉइंट होंगे, बट दैट इज नॉट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, उससे अलग कोई दूसरा पॉइंट होगा। बट सीओजी और सीओएफ दोनों सेम पॉइंट अभी भी आएंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था। कई बच्चों के बीच में मन में ये डाउट होता है कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, तो समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, तो इसको ध्यान से देखें और समझिए क्या चीज होती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट बॉडीज, सिस्टम ऑफ पॉइंट बॉडीज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस। या पॉइंट बॉडीज कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले पहला केस होगा केस 1 ऑफ 2 पॉइंट मासेस। 2 पॉइंट मासेस का सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ये कोई 2 पॉइंट मास है, फर्स्ट एंड सेकेंड 2 पॉइंट मास है M1 एंड M2। दीज आर 2 पॉइंट मास, इनके बीच का कोई डिस्टेंस दिया हुआ है R। तो जब कभी भी 2 पॉइंट मास होंगे तो सेंटर ऑफ मास उन दोनों को मिला करके उनका इफेक्टिव मास उनको ज्वाइनिंग लाइन पर ही होता है, ठीक है। तो ऑलवेज मैं जो पॉइंट यहां लिखा हूं सिर्फ इस केस के लिए वैलिड, 2 पॉइंट मास सिस्टम के लिए ऑलवेज लाइज ऑन ज्वाइनिंग लाइन। ज्वाइनिंग लाइन हमेशा ज्वाइनिंग लाइन पे ही मिलेगा, ठीक है। तो ये लोकेशन ए है, ये लोकेशन बी है। हमें इनके सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सपोज हमें नहीं पता इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं होगा, हमने मान लिया ये CM है, यहां से ये डिस्टेंस है R1 और ये डिस्टेंस है R2। R1 एंड R2 ये 2 डिस्टेंस है, तो आपको डायग्राम से दिख रहा है R1 प्लस R2 इक्वल टू R होगा, पहला पॉइंट। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब ढेर सारे मास रखते हो सिस्टम में कहीं भी, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी बॉडी के पास आता है। इट मींस आप कह सकते हो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि R प्रोपोर्शनल टू 1/m। R है सेंटर ऑफ मास से किसी मास m के डिस्टेंस, लॉट ऑफ मासेस होंगे पॉइंट मासेस, तो ऐसे हम कह सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू M2/m। कांस्टेंट कट जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2। R1 R2 की एक इक्वेशन वो लिखी हुई है, एक इक्वेशन ये लिखी है, तो ये याद रखिए, ये मैंने इसलिए कॉन्सेप्ट दिखाया कि द लोकेशन ऑफ, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको,
लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी कि मास जहां पे हैवी होगा उस हैवी मास से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कम होगी, और लाइट मास, हल्के मास से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे R1 अपॉन R2 इक्वल टू M2 बाई M1 लिख सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करें तो वी गेट, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, we get R1 is equal to M2 upon M1 plus M2 into R, ये आ जाएगा, and R2 is equal to M1 upon M1 plus M2 into R। ये दो पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज एन एग्जांपल, आपको मैंने 2 पॉइंट मास दे दिए, सपोज ए एंड बी। एक का मास है 5 kg, दूसरे का मास है 6 kg, और इनके बीच का गैप हमने दे दिया है, लेट अस सपोज 90 मीटर। 90 मीटर आपसे कहा जाता है फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आप इसमें ऐसा एज्यूम कर लीजिए, लेट अस सपोज यहां पर कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, मान लीजिए ये CM है। वैसे मैंने यहां पे एक गलत लिख दिया है, आप कहें गलत क्यों लिख दिया है, क्योंकि हमें एज पर फंडा, एज पर कॉन्सेप्ट हमको ये पता है कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हैवी मास के पास होती है। तो कुछ हमें डायग्राम में भी ऐसा दिखाएं कि वो हैवी मास के पास दिखे, तो कुछ हमने ऐसा मान लिया, ये है CM, इससे डिस्टेंस है R1, इससे डिस्टेंस है R2। ठीक है, अब R1 R2 के फॉर्मूले लिखें तो आप देख सकते हैं, इसको M1 मान लीजिए, इसको M2 मान लीजिए, M1 5 kg, M2 6 kg, और बीच का जो टोटल गैप होता है उसको R लिखते हैं। आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं ये R लिखा हुआ है, तो इसको R को 90 फॉर्मूले में रखिए, आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो R1 आपके पास आएगा M2 6 अपॉन M1 प्लस M2 11 इंटू 90, ये आपके पास आ जाएगा मीटर में, सॉल्व कर लीजिएगा। और R2 जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 5 अपॉन 11, R1 M1 प्लस M2 11 हो जाएगा इंटू 90 मीटर में। दैट्स योर आंसर। क्लियर है? तो ये आपके पास एग्जांपल है, 2 पॉइंट मास के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत आसान चीज है, स्कूल बोर्ड लेवल की। आगे बढ़ते हैं, अब अगला पॉइंट आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ n पॉइंट बॉडी सिस्टम। ठीक है, तो चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ n पॉइंट मासेस। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें n पॉइंट मासेस डिफरेंट लोकेशंस पर है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में वर्क करेंगे। दिस वन इज z एक्सिस, सपोज x and y। हमने मान लिया सिस्टम में ढेर सारे पॉइंट मासेस होंगे, सबकी लोकेशंस मैं दिखाता हूं। ये M1 मास है, इसकी लोकेशन होगी, ये M2 मास है, ये M3 मास है, M4 है, M5 है, MN है। ऐसे कई मासेस यहाँ पे आपको दिखाएंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि बीच में आ जाएगा, तो कहीं और कर देते हैं। सपोज यहां मैंने कर दिया MN। n पॉइंट मासेस, लॉट ऑफ पॉइंट मास यहाँ पे ऐसे होंगे। तो मैंने एक ओरिजिन ले लिया है, और ओरिजिन से हर एक मास का मैं पोजीशन वेक्टर डिफाइन करूंगा। तो चलिए देखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या आएगा। दिस वन इज द ओरिजिन, ओरिजिन से
इसका एक पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, सपोज दिस इज r1 वेक्टर, ऐसे ही r2 वेक्टर आ जाएगा, दिस इज r2 वेक्टर, r3 वेक्टर आ जाएगा, r3, r4, r5, ऐसे nth वाले का भी rn आ जाएगा, rn, ये ऐसे वेक्टर आ गए, 4 का भी होगा, 5 का भी होगा। अब इन सबका मिला करके हर एक पार्टिकल का अपना पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर में उसके तीनों कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। तो मैंने एक रीजन ऑफ स्पेस बताया, जैसे मान लेते हैं मैं इस रूम में खड़ा हूं, रूम का कहीं कॉर्नर होगा, कॉर्नर में मुझे मान ली एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे करके अलग अलग पोजीशन से पार्टिकल होंगे। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैंने हर पार्टिकल का एक पोजीशन वेक्टर दिखा रखा है। उसके पास एक्स कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, सारे कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इन सबको मिला करके इन सबके सिस्टम का कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ मास, एक फिक्स पॉइंट होगा। ये मान लीजिए, ये हमने माना सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास का भी अपना एक पोजीशन वेक्टर होगा, दिस वन। इस पोजीशन वेक्टर का आ जाएगा, इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग कहेंगे RCM वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को जनरली R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R1 मतलब पहले का पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का, R2 मतलब दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, ऐसे RCM मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहीं से हमारे कैलकुलेशन की शुरुआत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। पहला पॉइंट होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसको लिखने का तरीका है RCM वेक्टर इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन Mn Rn वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन Mn। इस टाइप से आप इसके पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं। एक जनरल तरीका लिखने का इस टाइप से। इसको हाँ थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, आप गौर से देखें, इसको लिखने के पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, यहां पर M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन सारे पार्टिकल का मास मैंने ऐड कर दिया। तो इसको मैं कैपिटल M लिख सकता हूं, टोटल मास ऑफ सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, सिस्टम, ठीक है। तो ये टोटल मास ऑफ सिस्टम है। तो RCM को एक शॉर्ट तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RCM इक्वल टू 1 बाई कैपिटल। तो ये पूरा सम जो आएगा ये 1 बाई कैपिटल M हो जाएगा। और इसको हम शॉर्ट में सिग्मा I इक्वल टू 1 टू N MI RI वेक्टर लिख सकते हैं। सिग्मा I इक्वल टू 1 टू N MI RI वेक्टर। इसका मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब ये होता है कि I की वैल्यू 1 से लेकर n तक रखी हो, जो फंक्शन से जितने भी टर्म बने उन सबको ऐड कर दिया। जैसे हमने 1 रखा तो ये होगा M1 R1 वेक्टर, एक बार आ गया। फिर मैंने 2 रखा तो ये आया M2 R2 वेक्टर, फिर 3 रखा M3 R3 वेक्टर, ऐसे n तक हम पुट करेंगे तो Mn Rn वेक्टर, और जितने ये टर्म आए हैं सबको ऐड कर देते, देखिए यही टर्म बन जाएगा। तो ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, तो इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हो चुका है, वेक्टर लगा हुआ है। अब इसी के 3 पॉइंट हैं। आपको पता है पोजीशन वेक्टर के अंदर 3 चीजें छुपी होती हैं। R वेक्टर के अंदर एक x कोऑर्डिनेट I के साथ, y कोऑर्डिनेट j के साथ, z कोऑर्डिनेट k के साथ छुपा हुआ होता है, ये हम जानते हैं। तो ऐसे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकला है, कहीं भी ये सेंटर ऑफ मास है तो रीजन ऑफ स्पेस में होगा, x भी होगा उसके अंदर, y भी होगा और z भी होगा, यहाँ के सेंटर ऑफ मास का पॉइंट होगा। तो पोजीशन वेक्टर तो हमने निकाल लिया है, तो पर्टिकुलर सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना हो सेंटर ऑफ मास का तो कैसे निकलेगा, सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकालना हो सेंटर ऑफ मास का तो कैसे निकलेगा, और सिर्फ z कोऑर्डिनेट निकालना हो तो कैसे निकलेगा। तो इसी को हम ब्रेक कर देते हैं जो हमारे फॉर्मूला लिखा है। तो ऐसे अगर मैं XCM की बात करूं, XCM, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास,
तो सेम टाइप से लिखेंगे, जैसे ये आपके पास पोजीशन वेक्टर लिखा तो उसको लिखेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस एंड सो ऑन mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन mn। हाँ, यहां पे वेक्टर लगा है क्योंकि पोजीशन वेक्टर होता है, जबकि कोऑर्डिनेट कोई वेक्टर नहीं होता, इसे कोऑर्डिनेट के टर्म लिखा है। हाँ, कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव लिखेंगे पर्टिकुलर पार्टिकल का, x2 निगेटिव तो उसको माइनस कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फाइनली एक्सियम आपको मिल जाएगा। इसको भी शॉर्ट में लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं 1 बाई कैपिटल M सिग्मा i इक्वल टू 1 to n mi xi। सिमिलरली YCM लिख सकते हैं m1 y1 प्लस m2 y2, ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का, प्लस एंड सो ऑन mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन mn। इसको भी शॉर्ट में लिखे तो 1 बाई कैपिटल M सिग्मा i इक्वल टू 1 to n mi yi लिख सकते हैं। सिमिलरली ZCM m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस एंड सो ऑन mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन mn इक्वल टू 1 बाई कैपिटल M सिग्मा i इक्वल टू 1 to n mi zi। इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल रहे हैं, उन्हीं का कॉम्बिनेशन RCM भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पहला पॉइंट था पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमने n पॉइंट मास सिस्टम के का एक पोजीशन वेक्टर निकाल दिया सेंटर ऑफ मास का। अब आते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेकंड पॉइंट होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो ये कैसे आएगी? तो जैसा कि हम जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर जो होता है पोजीशन को डिफरेंशिएट करके मिलेगा dr अपॉन dt। r मतलब RCM बाई dt। तो चलिए कर लेते हैं v वेक्टर इसको d अपॉन dt ऑफ RCM के सीधे ये शॉर्ट वाली वैल्यू ले लेते हैं दिस वन। तो 1 अपॉन m सिग्मा mi ri वेक्टर, 1 अपॉन m सिग्मा mi ri वेक्टर। अब यहां पे कोई जरूरी नहीं कि मैं हर बार लिखूं सिग्मा i इक्वल टू 1 to n। ये सिग्मा मतलब अंडरस्टूड है कि i की वैल्यू 1 से n तक जानी है। अब आप गौर देखेंगे डिफरेंशिएशन है, इससे वो चीजें बाहर आ जाएंगी जो कांस्टेंट है। कैपिटल M टोटल मास ऑफ द सिस्टम में कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। mi जो है ith पार्टिकल का मास है, तो भाई सिस्टम में जितने पार्टिकल हैं उनके मास फिक्स है, तो mi किसी पर्टिकुलर पार्टिकल मास भी नहीं बदलेगा, बाहर आ जाएगा। क्योंकि मोशन चल रही है तो पर्टिकुलर पार्टिकल की लोकेशन बदल सकती है। ri जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल है, तो अगर सिस्टम मूव कर रहा है, सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, उसकी पोजीशन बदलेगी, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ यहां लगेगा, ये दोनों टर्म बाहर आ जाएंगे। तो ये आप देखेंगे 1 बाई कैपिटल M सिग्मा mi और d अपॉन dt ऑफ ri हो जाएगा। अब ये ri पार्टिकल की ith पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर बन गया। तो VCM आपके पास जो आया VCM वो हो गया 1 अपॉन कैपिटल M सिग्मा mi vi वेक्टर। ये आपको VCM मिल गया। आप चाहें तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। एक्सपेंडेड फॉर्म में आएगा ये m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन mn vn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन mn। तो एक्सपेंडेड फॉर्म पे लिखें तो इस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हैं, दिस वन। ठीक है, अब मैं यहां पे इसको ब्रेक करके दिखाने नहीं जा रहा हूं। क्यों नहीं दिखाने जा रहा हूं? क्योंकि यहां पे वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कहीं जा रहा है, तो हो सकता है रीजन ऑफ स्पेस में वेलोसिटी हो,
तो वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का x कंपोनेंट, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का y कंपोनेंट, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का z कंपोनेंट। तो मैं जैसे आपने ऊपर x, y और z कोऑर्डिनेट लिखे हैं, ऐसे ही तीनों कंपोनेंट लिखे जाएंगे। तो मैं एक कंपोनेंट लिख के आपको दिखा दे रहा हूं कैसे होगा। तो अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का x कंपोनेंट, तो आएगा m1 पहला पार्टिकल, पहले पार्ट की वेलोसिटी का x कंपोनेंट प्लस m2, दूसरे पार्ट की वेलोसिटी का x कंपोनेंट प्लस एंड सो ऑन mn, nth पार्टिकल की वेलोसिटी का x कंपोनेंट अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन mn। ऐसे आप VCM x दे सकते हैं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ चुका है। ऐसे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का y एंड z। सिमिलरली आप VCM y एंड VCM z ये कंपोनेंट लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तीसरा पॉइंट, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप देख पा रहे हैं मैंने यहां वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बहुत शॉर्ट में निकाल दिया। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मैंने कैसे निकाला? पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करके। सिमिलरली आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूं तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, और हम वही करने जा रहे हैं। तो चलिए, ACM जो होगा, ACM इसको तो d/dt ऑफ VCM होगा। और जब हम VCM के इस फॉर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट बाहर आएगा, ये कांस्टेंट बाहर आएगा, तो VI का डिफरेंशिएशन AI हो जाएगा। तो ऐसे हमें ACM मिल जाएगा, ACM वेक्टर इक्वल टू 1 बाई कैपिटल M सिग्मा I इक्वल टू 1 to n MI AI ith पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म पे आ गया। अब इसी तरीके से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वेक्टर है, वो भी 3D में हो सकता है, x कंपोनेंट हो सकते हैं, y हो सकते हैं, z हो सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट लिखा जाए तो वो हो जाएगा m1। इसको पहले मैं यहां एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देता हूं, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन mn an वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन mn। ये आपके पास एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ठीक है, अब ACM x सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट, तो m1 a1x प्लस m2 a2x प्लस एंड सो ऑन mn anx अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन mn। इसको सॉल्व कर लें। ऐसे ही सेम टाइप से आप y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ले सकते हैं और z कंपोनेंट, गेट ay एंड az ऑफ CM, ACM y और ACM z। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम लोग सॉल्व करेंगे मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी तो आप देखें पोजीशन का जो फॉर्मेट आया था सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का, सेम फॉर्मेट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का आ गया, ये देखिए, एंड सेम फॉर्मेट सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का आ गया। लेकिन मोमेंटम ऑफ फॉर्मेट ऐसा नहीं होगा। मोमेंटम फॉर्मेट कैसे होगा? तो PCM मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा टोटल मास ऑफ द बॉडी कैपिटल M इंटू VCM होगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास यानी पूरे सिस्टम का मास ऐसे दिया जाएगा। तो PCM आपके पास आने वाला है, यानी मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो आएगा M इंटू VCM। VCM का फॉर्मूला देखिए ऊपर लिखा है शॉर्ट फॉर्म पे, ये लिख देता हूं। तो दैट इज 1 बाई कैपिटल M सिग्मा I इक्वल टू 1 to n MI VI। अगर आप इसको देखें तो यहां पर M से M कैंसिल हो गया, तो आपके पास आएगा सिग्मा I इक्वल टू 1 to n
MiVi, ये PCM होगा। और वैसे ये बहुत आसान सी चीज है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म पे अगर मैं लिखूं तो PCM वेक्टर आपके पास आएगा, इस चीज को एक्सपेंड कर रहा हूं। अब देखिए मास का डिवाइड नहीं, मास कैंसिल हो चुका है, तो M1V1 वेक्टर प्लस M2V2 वेक्टर प्लस M3V3 वेक्टर एंड सो ऑन MnVn वेक्टर। अब ध्यान से देखें, M1V1 वेक्टर, M2V2 वेक्टर, ये पर्टिकुलर पार्टिकल, पहले पार्टिकल का मोमेंटम वेक्टर है, ये दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम वेक्टर, ये तीसरे पार्टिकल का मोमेंटम वेक्टर है। ऐसे सारे पार्टिकल का मोमेंटम सिर्फ ऐड कर दिया जाए तो नेट सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम आ जाता है। इसका फॉर्मेट बदला है उनके कंपैरिजन में। तो PCM वेक्टर आपके पास जो आ गया वो हो गया P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन Pn वेक्टर। तो ये सेंटर ऑफ मास का आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्लियर है ना, सॉरी मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहां सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कैलकुलेट किया, यानी डायरेक्टली सारे पार्टिकल मोमेंटम का वेक्टर सभी सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम आता है। ऐसे ही फिफ्थ पॉइंट है फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में कितना फोर्स लगेगा ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो सेंटर ऑफ मास में फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा, F ऑन CM। हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, ये PCM आ चुका है, सेंटर ऑफ मास का नेट मोमेंटम, इसमें भी x कंपोनेंट अलग, PCM x, PCM y, PCM z, तो इन सबके x कंपोनेंट जो ऐड कर दीजिए तो PCM x आ जाएगा, इन सबके y कंपोनेंट ऐड कर दिए मोमेंटम के तो PCM y एंड सिमिलरली z। ऐसे FCM जो होगा टोटल मास ऑफ द बॉडी और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, इनका प्रोडक्ट ही FCM आ जाएगा। तो FCM आपके पास सेम टाइप से अगर हम देखें तो FCM भी आने वाला है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एंड सो ऑन Fn वेक्टर, यानी कि इंडिविजुअल पार्टिकल में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका वेक्टर्स हमें सेंटर ऑफ मास से फोर्स आएगा। तो मैंने यहाँ पे डिटेल सॉल्व नहीं किए, जैसे यहाँ पे M इंटू VCM किया था, M इंटू VCM लगाइए ये आ जाएगा, एक्सपेंडेड करें ये आंसर आ गया। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे M इंटू ACM यूज करने पर यही सेम चीज आने वाली है, तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिया। तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाता है। तो चलिए इस पे एक सेंटर ऑफ मास पे मैंने सारे पैरामीटर बता दिए, तो एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं सेंटर ऑफ मास में कि सेंटर ऑफ मास पॉइंट मास सिस्टम का आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसी तरीके से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट एन एग्जांपल। ये मैंने कोई एक स्क्वायर ले लिया है, ABCD, ABCD रेस्पेक्टिवली मैंने यहां कुछ मास रख दिए, मास M, मास 2M, मास 3M, मास 4M। एग्जैक्टली दे आर 4 पॉइंट मासेस, 4 पॉइंट मासेस का एक सिस्टम है जो कि स्क्वायर ABCD के कॉर्नर पे रखा हुआ है। इस स्क्वायर की जो साइड लेंथ है सपोज हमें दी है 10 मीटर, 10 मीटर साइड लेंथ दी हुई है, AB, BC, CD एंड DA 10 मीटर साइड लेंथ होगी। आपका आया था फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालने मतलब उसके कोऑर्डिनेट कहीं ना कुछ पता करने होंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम में ये 4 बॉडी सिस्टम है, तो हमने अभी लोकेशन यानी कि पोजीशन निकालने के आप देख पा रहे हैं इस फॉर्मूले का यूज करना है, ये ऐसे यहाँ जो आप देख पा रहे हैं दिस वन। तो हम एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट सब निकालेंगे। बाय डिफॉल्ट ये एक प्लेन पर है तो यहाँ पे 2 ही कोऑर्डिनेट आएगा, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर अपना कहीं ना कहीं रेफरेंस पॉइंट यानी कि एज ए ओरिजिन डिफाइन करना होगा जिसके रिस्पेक्ट में इन पॉइंट मासेस के कोऑर्डिनेट लिख पाऊं।
तो मेरी सलाह है, सबसे पहले जब कभी कोऑर्डिनेट डिफाइन करना हो, ओरिजिन डिफाइन करना हो, तो आप किसी एक मास पर ही अपना ओरिजिन मान लें, तो कुछ कैलकुलेशन कम हो जाते हैं क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट 0 होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपना ओरिजिन डिफाइन कर देते हैं, एक्सिस डिफाइन कर देते हैं। ये लीजिए, हमने ये डिफाइन कर दिया, दिस इज द एक्स एक्सिस, और ये डिफाइन कर दिया दिस इज वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन कर दिया, इसको अपना कोऑर्डिनेट ओरिजिन मान लिया है, ये ओरिजिन है। अब जब ओरिजिन डिफाइन कर लिया तो सब बॉडी का जो इतनी दी है 1 2 3 4 नंबरिंग कर देते हैं। इसको बॉडी 1 कह देते हैं, इसको बॉडी 2 कह देते हैं, इसको बॉडी 3 कह देते हैं 3 kg को, इसको बॉडी 4 कह देते हैं। जब हमने ऐसा कह दिया तो पहली बॉडी के मास को m1 m हो जाएगा, m2 2 हो जाएगा, m3 2m सॉरी, m3 3m हो जाएगा और m4 4m हो जाएगा। ये हमको मास मिल गए, ठीक है। अब इनके कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा ये x1, y1 कहलाएगा, जो कि 0, 0 होगा। इसका कोऑर्डिनेट होगा x2, y2, जो कि 10, 0 होगा। 10, 0 क्योंकि स्क्वायर साइड लेंथ x कोऑर्डिनेट 10 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 है। इसका कोऑर्डिनेट x3, y3 लिखें, x3, y3, ये आपके पास आ जाएगा 10, 10 आ जाएगा। क्यों 10, 10। अब 4 की बात करें, इसका कोऑर्डिनेट अगर हम चेक करें तो x4, y4 जो आपके पास आएंगे वो आएंगे 0, 10, क्योंकि आप यहां से सीधे y कोऑर्डिनेट जाएंगे, इसके पास x कोऑर्डिनेट नहीं है। हमारे पास सारे डेटा दिए हुए हैं। अब आप ध्यान करिए, ऊपर आपने फॉर्मूला लिखा था XCM का। XCM क्या था आपके पास? XCM था m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। m1 आपके पास कितना दिया हुआ है? m1 है, ये लिखे साइड डेटा m, और x1 आपके पास देखिए ये लिखा हुआ है 0 प्लस 2m, m2 2m और x2 लिखा है 10 प्लस m3 3m, x3 वो देखिए लिखा हुआ है कॉर्नर पे 10, m4 4m और x4 0 अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम 1 2 1 3 3 3 6 और 4 10m हो गया। तो दिस वन इज 0 एंड दिस वन इज 0। ऊपर आ गया है 20m प्लस 30m। देखिए ये 20m प्लस 30m कितना आ गया? 50m बाई 10m, दैट इज 5 मीटर। क्योंकि हमारी डिस्टेंस जो x है वो मीटर में दी हुई है, साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर, तो ये 5 मीटर आ गया XCM। अच्छा YCM ऐसे निकालें, YCM तो YCM में m1 y1 वाला फॉर्मूला लगेगा। m1 m है, y1 0 है, प्लस m2 आपके पास है 2m और उसका YCM भी 0, y2 0 है, प्लस m3 3m है, उसका y कितना है आपके पास? m3 का y कोऑर्डिनेट देखिए 10 है, प्लस m4 आपके पास कितना है? 4m और उसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 10 है, 4m इंटू 10 अपॉन टोटल मास तो हमारे पास 10m है। तो आप गौर देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 30 प्लस 40 70m अपॉन 10m, ये आ जाएगा 7 मीटर। यानी कि XCM को YCM जो आपके पास आ गया सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट प्लेन पे है, तो ZCM यहां निकलेगा नहीं, वो आप पास आ गया 5, 7। चलिए अब इसकी लोकेशन चेक कर लेते हैं। अगर मैं चेक करूं तो ये एक पॉइंट है, इससे स्क्वायर हाफ डिवाइड हो जाएगा, ये भी हाफ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप गौर देखें ये डिस्टेंस आप पास 5 होगी, 5 मीटर। XCM आ चुका है, जैसे ही आपने निकाला XCM 5, और यहां से यहां तक ये तो 5 होगी क्योंकि 1/4 पार्ट है, ज्योमेट्रिकल सेंटर 5 होगी। इसके बाद YCM आपका कितना आ रहा है?
7 आ रहा है, देखिए YCM 7 आ रहा है, ये लिखा हुआ है, देखो YCM 7 है। तो 2 मीटर और ऊपर चले गए, तो यहां से 2 मीटर और चले गए। तो ये जो पॉइंट आया दिस वन, ये पॉइंट है सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का की लोकेशन, दिस वन। ये आ चुका है CM, ये है आपका CM 5,7। ये आपके पास सेंटर ऑफ मास आ चुका है, जिसके कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट आपने बता दिए। अब हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछे कि सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बताइए m मास से। तो अगर m मास का डिस्टेंस पूछता है तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस वन। आप निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए, ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। और ये डिस्टेंस कितनी मिलेगी, तो अगर मैं बात करूं यहां पर सेंटर ऑफ मास को O मान लूं, अगर ओरिजिन है तो इस पॉइंट को P मान लेता हूं, तो OP डिस्टेंस जो है, जो सेंटर ऑफ मास की है, या इसी को AP डिस्टेंस कहते हैं। O को ओरिजिन में लिख दिया है तो मैंने OP लिख दिया था, AP कह दो A से डिस्टेंस, तो आएगी √5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ चुकी है, √5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यही डिस्टेंस O से A से है, यही डिस्टेंस 2m यानी कि B से भी आएगी। देखिए यार इधर भी 5 बचेगी, ये 7 है, तो B से भी सेम डिस्टेंस आ जाएगी। तो O अगर मैं देखूं BP डिस्टेंस, तो ये भी सेम आएगी, ये देखिए BP डिस्टेंस भी सेम आएगी। और इसको मैं चेक कर लूं इस टाइप से, ऐसे। अब आपसे पूछता है C या D से डिस्टेंस बताइए, तो अगर आप C से देखेंगे तो ये डिस्टेंस आपके पास 5 होगी, ये डिस्टेंस आपका 3 मीटर बचेगी। तो दिस वन इज DP या CP डिस्टेंस। तो DP और CP डिस्टेंसेस क्या आ जाएंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, ये डिस्टेंस आएगी ये डिस्टेंस आएगी √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो इसी टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जिसमें कि आपको हो सकता है वो ट्रायंगुलर कॉर्नर कर दे, तो थोड़ा ज्योमेट्री से वहां पे डिस्टेंस निकालनी होगी। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है n पॉइंट मासेस के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना। अब इसी में ही मैं बहुत सी प्रॉब्लम डालने वाला हूं n पॉइंट मासेस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे, तो कीप ऑन वॉचिंग, देखते रहे, इसमें सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और सारी चीजें मैं आपको इसमें कैलकुलेट करवा दूंगा। तो बहुत से अच्छे एग्जांपल आने वाले हैं, लेकिन इसके जस्ट बाद मैं जो अगला वीडियो डालने जा रहा हूं वो रिजिड बॉडीज के सेंटर ऑफ मास का होगा। फिर इसके बाद 2 वीडियो और डालूंगा जिसमें कि मैं रिजिड बॉडीज के कुछ अच्छे प्रॉब्लम कराऊंगा सेंटर ऑफ मास के, और कुछ प्रॉब्लम्स में पॉइंट मासेस कराऊंगा। तो टोटल 4 वीडियो इसमें पड़ेंगे, छोटे छोटे वीडियो होंगे, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट हर एक तरीके आपके सामने यहाँ पे दे दिए जाएंगे। तो स्टे ट्यून, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, और आपको कमेंट जरूर करके बताएं कि आपने मेरे इस वीडियो से कुछ सीखा या नहीं। आपका यहाँ पे आना वर्थ रहा है कि नहीं रहा है, आपने कुछ सीखा है नहीं सीखा है, प्लीज कमेंट जरूर करें। और ये बहुत पीक टाइम है, अपना टाइम फालतू में मत बर्बाद करें, क्योंकि एग्जाम अब आपके सर पर आ चुका है। अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं, प्लानिंग करें और प्लानिंग के साथ एक एग्जाम में जाए, क्योंकि एग्जाम बहुत होप लेकर आता है। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।